नमस्ते छात्रों, मैं पवन फुलानी हिंदी सुलभ भारतीय 8वीं कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम हमारा 8वां पाठ देखेंगे जिसका नाम है पूर्ण विश्राम। इसके लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। यह एक हास्य व्यंग्यात्मक एक पाठ है जो लेखक ने हमें यहाँ पर दिया है, क्योंकि इस पाठ का नाम का जो आप देख रहे हैं उसका नाम है पूर्ण विश्राम। पूर्ण विश्राम यानी पूरी तरह से विश्राम पाना। हम हमारे जीवन में अगर देखें तो विश्राम यह चीज़ हमारे जीवन में कभी आती ही नहीं, और पूरी तरह से विश्राम पाना ये तो नामुमकिन है। इसलिए पूर्ण विश्राम हमें कब मिलेगा, इस पर एक व्यंग्यात्मक रचना यहाँ पर लेखक ने की है। देखते इस पाठ को। सबसे पहले हम सत्यकाम विद्यालंकार इनके बारे में जानकारी लेंगे। लेखक परिचय। इनका जन्म 1935 लाहौर अविभाजित भारत तब का उस वक्त हुआ है। आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं है। लेखन व्यवहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ: स्वतंत्र पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, यह लेखन संग्रह का, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, ये उनका जीवन चरित्र है। और इस पाठ में उन्होंने क्या दिया है, इस गद्य के संबंधी हम जानकारी देंगे कि प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते हैं तो घरेलू सुलझनों के कारण हम उन पल का आनंद नहीं उठा पाते। तो देखते हैं इस पाठ को कि किस तरह से पूर्ण विश्राम हमें मिलता है या नहीं। देखते हैं। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ी की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला। देखो, यहाँ पर लेखक ने एक अनुभव यहाँ पर हमें प्रत्यक्ष दर्शाया है कि डॉक्टर जो है वह हमें हमारे बाह को एक रबड़ की थैली से दबाकर उसे हवा फूंककर हमारी नाड़ी की गति देखता है और कहता है, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी ने कहा कि जूहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जूहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथों में थमा दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब, वाल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीज़ें और भी लिखी थी। दिन भर धोप धूप करके पायधुनी से मिश्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखानियों भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि कल जूहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचा दिया। रोशनी होते न होते जूहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा।
आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखने करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी जितनी हमने की है। ऐसे महत् योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करते और विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैं बोला। वह तो मैं रख लूंगी ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है। जूहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यो तो वक्त भी नहीं मिलता। और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसका दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। उस दिन धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए। वह करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि लेकिन रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, जो वहाँ पर नहीं मौजूद हो रहा था। कैंची, ब्रश सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए एक नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबों थैलों में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरानें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। आखिरी कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचारते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया, लेकिन लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें याद है बारामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? मैं कह उठा, मुझे तो याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जूहू पर आया था, वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेज़ी से मोटार चलाई।
मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा तो खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी थी। सब ठीक ठाक था। मैंने भी वह लगाई थी, लेकिन लगाकर भूल गया था कि लगाई या नहीं, और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल के धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। तो देखो छात्रों, इस पूर्ण विश्राम इस पाठ में देखा कि डॉक्टर ने सलाह दी थी कि आपको पूरी तरह से विश्राम करना है, लेकिन यहाँ पर उस विश्राम को पाने के सिलसिले में लेखक किस मुश्किल में पड़ जाते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर दिया है। हमारे पूर्ण विश्राम के बारे में तो हम भूल ही जाते कि हमें विश्राम किस तरह से करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर विश्राम की जगह हम हमारी दिल की जो धड़कन है किस तरह से तेज कर देते हैं, हमारे काम के सिलसिले कितने बढ़ा देते हैं, इसका वर्णन इस पाठ में लेखक ने किया है। तो छात्रों, इस पाठ को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस पाठ पर आधारित जो भी कुछ गृह कार्य आपको आपकी किताब में दिया है वो आपको पूरा करना है और ग्रुप पर उत्तर लिखकर भेजना है। धन्यवाद।